हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 के साथ। और इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 कर लिया है और उससे पहले हम लोगों ने स्पार्क पब्लिकेशन का सारे सेट कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और अपने एग्जाम में एक बेहतर सहयोग लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करें आज का सेशन। इससे पहले आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग को हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक और कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोग फटाफट आंसर करें। तो आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सा है तो वो हो जाएगा वुलर झील, ठीक है। और पूछ लिया जाए अगर भारत में सबसे बड़ी खारी पानी का झील कौन सा है तो खारे पानी का झील कौन सा है? सांभर झील। और सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में। और वुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है तो चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? तो ओडिशा में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात हैं? तो आप फटाफट इसका आंसर बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो है वो यूएन में, आप लोग जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं, तो इसमें इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था और ये ऐसी पहली महिला बनी थी। और 1998 में जो है, कब? 1998 में इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया था। और भारत रत्न कब चालू किया जाता है? तो भारत रत्न जो है वो 1954 से दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 3 पे। क्या कह रहा है? निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो आपके पास ऑप्शन है, आप लोग देख के फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैडम क्यूरी। और इन्हें जो है वो 2 बार कब कब? तो 1903 में, एक बार 1903 में दिया गया था भौतिक के क्षेत्र में और दूसरी बार 1911 में दिया गया था रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू, ठीक है। और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि गांधी जी के बाद जो है इस आंदोलन को नेतृत्व कौन प्रदान करते हैं? तो वो होते हैं अब्बास तैयब जी। लेकिन जब अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद सरोजनी नायडू करती हैं, तो इसलिए इसमें इसका आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। और गांधी जी को आप लोग याद रखिएगा कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन्हें कौन सा जेल भेज दिया जाता है? तो जेल का नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यरवदा जेल, ठीक है, यरवदा जेल आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 5 पे। क्या कह रहा है? भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये काफ़ी आसान प्रश्न और बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यूनानी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 पे। क्या कह रहा है? 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर मौजो, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 56 कौन सा? तो 56 नंबर का जो है वो ज्ञानपीठ किसे दिया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा नीलमणि। कौन? तो नीलमणि आप लोग याद रखिएगा इनका नाम। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 पे। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका फटाफट आंसर बताइए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है हमारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है। और संयुक्त बैठक किनके द्वारा बुलाई जाती है? तो बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसकी चर्चा किस में है? तो अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है।
और आप लोग याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और अमेरिका से आप लोग याद रख सकते हैं मूल अधिकार लिया गया है, और संविधान की सर्वोच्चता, और भी बहुत कुछ लिए गए हैं, तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 पे। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरेबिका। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो कर्नाटक में, और अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो है ब्राज़ील। कौन, तो ब्राज़ील। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 9 पे। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, तो इसका आंसर बताइए। आप लोग को इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1961 से 66 तक। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि ये हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो अगर विश्व में देखें तो विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में किसे कहा जाता है, तो भारत में कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और इस समय इसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी, क्योंकि इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या होता है, तो भारत का जो होता है पाकिस्तान और चीन के साथ क्या होता है, तो युद्ध होता है, और इसी दौरान क्या होता है, तो भारत में अकाल भी पड़ते हैं, सूखा पड़ता है, तो इस कारण क्या होता है, हमारे पास अनाज की कमी हो जाती है, तो इसीलिए हरित क्रांति की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद हरित क्रांति आती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 पे। क्या करा, अवमूल्यन का प्रमुख लक्ष्य होता है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्यात को बढ़ावा देना। ठीक है, और भारत में आप लोग याद रखिएगा कि कितनी बार अवमूल्यन किया गया है, तो भारत में कुल 3 बार अवमूल्यन किया गया है, और कब कब किया गया है, तो 1949 में, ठीक है, 1966 में, और 1991 में। तो आप लोग इसमें और एक चीज़ याद रखिएगा, 1991 में जो है वो 2 बार किया गया था, लेकिन इसे 1 बार ही काउंट किया जाता है, तो इसीलिए कुल 3 बार माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 पे। और 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 पे। और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है, तो आप लोग बताइए, ये काफ़ी आसान प्रश्न है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक राज्यों का संघ। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 पे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 दिन। तो देखिए, धन विधेयक जो है वो लोकसभा में ही लाया जाता है, और लाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है, और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है, और राज्यसभा को इसमें न तो संशोधन करने का अधिकार है, और राज्यसभा इसे अपने पास रख भी नहीं सकती है। तो राज्यसभा 14 दिन के अंदर या तो उसे मंजूरी देती है और कुछ सिफारिश कर सकती है, और उसे मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर ही क्या करता है, तो निर्भर करता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 पे। और 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से की जाती है, तो आपके पास ऑप्शन है, और आप लोग फटाफट हमें बताएं इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मार्क। और बिस्मार्क कहाँ के थे, तो बिस्मार्क जो हैं वो जर्मनी के थे, और इन्होंने क्या किया था, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, तो इन्होंने भारत का एकीकरण किया था, तो इसीलिए इन दोनों की तुलना की जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 पे। नेताजी
इंडियाज इंडिपेंडेंस एवं ब्रिटिश आर्काइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर कल्याण कुमार डे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 16 पे, और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो इसका उत्तर कीजिए, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 17। क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार पे रीट जारी की जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत इन्हें ये अधिकार मिलता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, रीट का अधिकार मिलता है। और आप लोग याद रखिएगा कि 226 अनुच्छेद 226 के तहत किसे मिलता है? तो उच्च न्यायालय को मिलता है। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि हम लोग मौलिक अधिकार के हनन होने पे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? तो सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। ठीक, चलिए हम लोग अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 पे। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये बताइएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल नवीकरणीय ऊर्जा का ही प्रचलन चला है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 19 पे। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर कीजिएगा आप लोग, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ठीक है, और देखिए इस तरह की क्वेश्चन जो है आपके दारोगा मेंस में भी पूछा गया था इस बार। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तकला मकान कहाँ है? तो चीन में है। और आप लोग याद रखिएगा कि गोबी कहाँ है? गोबी मरुस्थल, तो गोबी मरुस्थल जो है मंगोलिया और चीन दोनों में स्थित है। ठीक है, और थार कहाँ है? तो थार जो है अपने भारत और पाकिस्तान में स्थित है। और सहारा कहाँ है? तो सहारा कहाँ है? तो सहारा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कुल 10 देशों में स्थित है सहारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 21 पे। क्या कह रहा है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? तो इसका आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्टोग्राफी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 22 पे। और 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत, तो आप लोग बताइए मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या आता है? तो इसका सही आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का मूल्य घटता है। ठीक है, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है, या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है? तो मुद्रा का मूल्य घट गया, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 23 पे। क्या कह रहा है, IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सदस्य राष्ट्र। क्या होता है, जो इनके सदस्य राष्ट्र होते हैं, ये जब इसमें सदस्यता लेते हैं तो उस टाइम भी ये लोग क्या करते हैं? तो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वही इनकी पूंजी होती है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, कब? 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन में। और ये प्रभावी कब से हो जाता है? तो 27 दिसंबर 1945 से ये प्रभावी हो जाता है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं हम लोग IMF को? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी हैदराबाद में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। किसकी? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तापीय बिजली, ठीक है। और लगभग 67%, 68% ये उत्पादन होता है कुल बिजली का, किससे? तापीय बिजली। तापीय बिजली कहने का मतलब क्या है? कि कोयला से चलने वाली, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आप लोग इसका आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे आज़ादी के टाइम पे, भारत की आज़ादी के टाइम पे? तो आप लोग याद रखिएगा क्लेमेंट एटली, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए, और ये बात आप लोग को शायद पता भी होगी, तो आप लोग आंसर कीजिए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के प्रत्याशी के लिए कितना आयु चाहिए, तो राज्यसभा चुनाव के लिए कितना चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। और ग्राम पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी चाहिए? तो 21 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। और आप लोग याद रख सकते हैं कि विधानसभा उम्मीदवार बनने के लिए भी कितनी चाहिए? तो 25 वर्ष आयु चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य, उद्देश्यों को होना चाहिए, उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था। और भी कुछ कुछ स्टेटमेंट हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए हैं, और वो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे क्या है, जैसे गांधी जी ने क्या कहा था? तो बीज होगा वैसा ही फल और फूल होगा, ठीक है। उनके द्वारा क्या कहा गया था? जैसा बीज होगा वैसा ही फूल और फल होगा। और मैकियावेली का मानना था कि साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन कोई भी हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 पे। और प्रश्न नंबर 29 क्या कर रहा है हमारा? तो प्रश्न नंबर 29 है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है? क्या है प्रश्न 29 नंबर? किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के द्वारा ही कहा गया था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो है वो जिह्वा नहीं बल्कि मन है, ठीक है। और गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का। और करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 30 पे। और 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? तो उद्देशिका में परिवर्तन या संशोधन किया गया था, ठीक है। और क्या इसमें जोड़ा गया था? तो इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। और भारतीय संविधान में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए अब हम और आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सदन के
दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आप लोग आंसर कीजिएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा 6 महीने। ठीक है, 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और भारत में एक वर्ष में जो है वो कुल कितने सदन होते हैं आप लोग ये याद रखिएगा, कितने सत्र होते हैं सदन में, कितने सत्र होते हैं। तो ये होते हैं कुल 3 सत्र। और कौन कौन से सत्र होते हैं उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। तो बजट सत्र होता है, मॉनसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 32 पे। क्या कर रहा है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो इसका आंसर आप लोग कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, हिंदू, बौद्ध और जैन। ठीक है, शैली की मंदिरें हैं। ठीक है, और आप लोग याद रख सकते हैं कि एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक चीज़ और आप लोग याद रख सकते हैं कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो किनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 33 पे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामतनु पांडे। ठीक है, और तानसेन जो थे वो स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 पे। और प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या करा है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा 1935। 1935 में कौन सा अधिनियम आया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, और इसी में क्या किया गया था, तो प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 35। क्या करा है, महाबलीपुरम के 7 पगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों के। ठीक है, और नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे वो महाबलीपुरम में क्या किए थे, तो रथ मंदिर बनवाए थे। तो आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 36 पे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इन्हीं के काल में क्या हुआ था, तो 1857 का युद्ध हुआ था। और आप लोग याद रख सकते हैं कि प्रथम भारतीय परिषद एक्ट 1861 पास हुआ था इन्हीं के काल में। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 37 पे। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाक्य। और महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ, तो लुम्बिनी में। ठीक है, और इनके पिता कौन थे, तो शुद्धोधन इनके पिता थे जो शाक्य गण के क्या थे, तो मुखिया थे। और इनकी माता महामाया थी, और महामाया जो थी वो किस वंश से थी, तो वो थी कोलीय वंश से। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के प्रतीक चिन्ह हम लोग से बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग उसे भी याद रखिएगा। जैसे जन्म का क्या है, महात्मा गांधी का जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल या सांड। और गृह त्याग का क्या है, तो घोड़ा। ज्ञान का क्या है, तो पीपल वृक्ष। और निर्वाण का क्या है, तो पद चिन्ह। और मृत्यु का क्या है, तो स्तूप। तो ये सारे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ठीक है, और क्यों ऐसा होगा, क्योंकि श्रीनगर जो है वो 23.5 डिग्री अक्षांश से क्या हो जाएगा, तो बाहर है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, तो सूर्य का जो है वो ऊर्ध्वाधर किरण नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 39। क्या करा, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। तो इसका आप लोग को आंसर पता होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1911 से 1921। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है। और आप लोग याद रखिएगा कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहली बार जनगणना। और आप लोग याद रखिएगा कि नियमित जनगणना कब से होती है, तो 1881 से। और वो किसके काल में शुरू हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 40 पे। और 40 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन
अजैव और नवीकरणीय है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से आप लोग कमेंट कर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मथुरा जो है वो नहीं आता है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किसको कहते हैं? तो दिल्ली हम लोग कहते हैं ना एनसीआर, तो एनसीआर का ही फुल फॉर्म है आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो इसमें क्या कौन कौन से आते हैं? तो इसमें देखिए आप लोग हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल है। ठीक है, और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि इसमें कुल ज़िले अगर आप लोग से पूछ लिया जाए तो कुल 24 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 पे। और 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। ठीक है, और गोदावरी को और क्या कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए गोदावरी को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दक्षिण की गंगा कावेरी होती है, और दक्षिणी गंगा कौन सी होती है? तो गोदावरी होती है। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 पे। और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तंजानिया की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर कीजिए, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है, डोडोमा। ठीक है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा है। और नैरोबी किसकी राजधानी है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। अब आप लोग देखिएगा लुसाका किसकी है? तो लुसाका जो है वो जाम्बिया की है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 पे। और 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, 10 डिग्री के द्वारा किया गया। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ इसमें याद रख सकते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कौन सा? तो बैरन ज्वालामुखी, वो कहाँ है? तो अंडमान में ही स्थित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। क्या कह रहा है? कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 पे। क्या कह रहा है? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 21 अगस्त। और ये हम लोगों ने पहले भी सेटों में ये क्वेश्चन किया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्या कर रहा है? मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, भारत इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। क्या कह रहा है? मार्च 2022 में किसे एबल पुरस्कार 2022 किससे दिए जाने की घोषणा की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलेविन। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्या है? पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, राज्य सूची में। ठीक है, और ये किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची आते हैं। ठीक है, तो इसी में इसको किया गया। और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि पंचायती राज, ये पंचायती राज जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज अभी हम लोग के यहाँ चल रही है, और वो किसके द्वारा सिफारिश किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में ये सिफारिश की गई थी। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया था? तो इसे हम लोग के संविधान में इसे क्या गया था? तो संशोधन कर जोड़ दिया गया था। और आप लोग याद रखिएगा कि ये भाग कौन सा संविधान के? तो भाग 9 में है। और अनुसूची अगर आप लोग से पूछ लिया जाए पंचायती राज किस अनुसूची में है, तो ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और आप लोग इसमें एक चीज़ और चीज़ याद रख सकते हैं कि ये जो
एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश पे इसे क्या संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 क्या कर रहा है, बिहार सरकार ने किसकी जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो क्या थे, तो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हमारे साइंस मतलब विज्ञान का प्रश्न। क्या कह रहा है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आयन मंडल द्वारा ये किया जाता है। और मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, तो मौसमी घटनाएं जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न क्या है 52। और 52 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी थर्मोसेटिंग। ये जो है वो गलत है, क्योंकि इसका पीवीसी का क्या हो जाता है, तो थर्मोसेटिंग नहीं होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। क्या होता है इसमें कि पेट्रोल क्या होता है, पानी के ऊपर आ जाता है और ऊपर आने पर क्या होता है, तो एक परत के रूप में बैठ जाता है और वो आसानी से जलते रहता है। तो इसलिए पानी जो है उसके कारगर उपाय नहीं है उसको बुझाने के लिए। ठीक है, और अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बालू और मिट्टी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 54 पे। और 54 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, अदाय है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल, मतलब ये अज्वलनशील है, तो इसीलिए हम लोग हीलियम का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि हीलियम का उपयोग जो है वो गोताखोर अपने सिलेंडर में भी करते हैं। जो ऑक्सीजन वो लोग ले जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम ही मिला के वो लोग ले जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 55 नंबर। क्या कह रहा है, फूलों को कृषि रूप से पकाने क्या है, फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा है कौन सा, 56 नंबर। माणिक्य मतलब रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो माणिक और नीलम। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 57। क्या कह रहा है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं 58 नंबर का प्रश्न। यूस्टोक क्या है 58 नंबर का प्रश्न, यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ये कान में स्थित होता है। ठीक है, और कान में हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी होती है, तो आप लोग उसका भी नाम बताइए, और उसका नाम क्या है आपका, स्टेपी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा उसका नाम स्टेपी उसका नाम है। ठीक है, स्टेपिस। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 59। क्या कर रहा है, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो, आप लोग इसका आंसर बताइए, तो क्या होता अगर मनुष्य की एक ही आंख होती तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। तो बी में क्या है, दृश्य क्षेत्र कम हो जाता। तो क्षेत्र कहने का मतलब है कि क्षेत्रफल, ये आप लोग नहीं समझिएगा कि दूरी कम हो जाएगा, दूरी नहीं, मतलब उनका जो देखने का एरिया है वो कम हो जाएगा। और दूसरा क्या कर रहा है, सी में क्या है, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 60 पे।
रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। और विटामिन के जो होता है वो रक्त के थक्का जमने में सहयोग करता है, ठीक है। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन के जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, ठीक। और आप लोग इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग फटाफट हमें बताइए। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो फिलोक्विनोन, ठीक है। क्या है, तो फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 61 पे, और 61 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 61 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, ये जो है वो सही मेल है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 62 पे। क्या कह रहा है, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। और हम लोग के शरीर का तापमान देखिए, हम लोग के शरीर का तापमान नहीं बदलता है। आप लोग जैसे ही तापमान बदलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बुखार आ गया। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और हम लोग के शरीर का तापमान कितना होता है, तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 63 पे। क्या कर रहा है, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, दोहरी सूची RNA, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, नहीं इसका ये गलत है, इसका ये नहीं होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक सूची RNA, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एक सूची RNA। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 64 पे, और 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रडार के आविष्कारक कौन थे। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, AH टेलर एवं लियो सी यंग, ठीक है। इनके द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। और रडार का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 65। क्या कह रहा है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग फटाफट इसका आंसर होते ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, NaH, इसे हम लोग क्या कहते हैं, NaHCO3, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 66 पे। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 67 पे, और 67 नंबर प्रश्न क्या करा है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, फूल की कली से, ठीक है। और इसी में आप लोग याद रख सकते हैं कि बड़ी इलायची जो है वो कहाँ से मिलती है। तो बड़ी इलायची आप लोग कह सकते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो सिक्किम में होता है, ठीक है। और केसर कहाँ होता है, तो केसर जम्मू कश्मीर। और इसमें क्या है, तो ये किस अंग से प्राप्त होता है, तो पौधे का वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है केसर। और हीरोइन किससे प्राप्त होता है, तो हेरोइन जो है वो अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, ठीक है। और छोटी इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो केरल करता है, और बड़ी इलायची का सिक्किम करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 68 पे, और 68 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जलरागी कोलाइड, ठीक है। और देखिए इस बार BPSC में पूछ लिया गया था कि कोलाइडी कण का आकार पूछ लिया गया था। तो कोलाइडी कण का आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है। और निलंबन का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निलंबन के कण का आकार कितना होता है, तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है गामा किरणें क्या होती है। तो गामा किरणें क्या होती है आपको बताना है, तो इसका फटाफट आंसर कीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं गामा किरणें। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट कर बताएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 38 अणु ATP। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 पे। और 72 नंबर प्रश्न क्या करा? सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, क्वाशियोरकर। ठीक है, और क्वाशियोरकर क्यों होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आप लोग कह सकते हैं प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दूध हो गया, अंडा हो गया, और बादाम हो गया, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया। तो ये सारे क्या हैं? तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं, जैसे मांस, मछली, ये सब भी प्रोटीन के स्रोत हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। क्या करा? जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, तो इसका सही उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दारू। और दारू द्वारा मतलब दारू को ही क्या कहा जाता है? तो जैलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो 74 पे। और 74 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित कोशिका की शाखा को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? आप लोग को पता होगा, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही है, साइटोलॉजी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो साइटोलॉजी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, जो आज के सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। और आप लोग इसका आंसर कीजिए। क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस H2O, ये मिलकर क्या बनाएगा? तो H2CO3 ये बनाएगा। तो हमारा आंसर बी ऑप्शन सही है। और अब यहीं पे हम लोग का क्या होता है? तो यहीं पे हमारा सेशन ख़त्म होता है। और आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लोग इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और आप लोग इसी जोरों शोरों के साथ पढ़ते रहें। अगर आप लोग को हमारा PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर हमारा PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन की बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको तुरंत मिले और आप लोग उससे भी अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग लें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह अपने पूरे जोरों शोरों से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।